बोर्ड क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं मत छोड़ के भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोर्ड क्लासेस में मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यह है पार्ट 4 चैप्टर 1। जी हां, आज चैप्टर 1 के जो बचे हुए टॉपिक है वो हम इस वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। आज आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले अपना इस साइंस के चैप्टर का जो बुक है उसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद ये पार्ट 4 देखिएगा। सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसके अंदर हमने 2 प्रकार उस वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे, संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की पढ़ी थी, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। उसके बाद हम अब इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। शुरुआत करते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। हेडिंग डाल दीजिए विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर कोई सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर उसको वहां से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और नए पदार्थ का, नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई यौगिक है A+B, A या B, ये एक यौगिक है और इस यौगिक की जब अभिक्रिया कराई जाती है किसी दूसरे अभिकारक के साथ, वो है C, तो ये C अगर इस B से अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय धातु है या कोई तत्व है, तो इस A को यहां से विस्थापित कर लेगा और बनाएगा नया यौगिक जिसका नाम होगा CD और A चला जाएगा C के स्थान पर, अर्थात इसे विस्थापित कर दिया। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। Fe की जब अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से की जाती है, फेरस यानी लोहा, कॉपर सल्फेट जो कि एक नीले रंग का एक पदार्थ होता है, इसका जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट, ये सॉलिड है, ये इसका जलीय विलयन है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो FeSO4 प्लस कॉपर बनता है। यहां पर यह बात तभी संभव है जब फेरस इस कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय होगा। एक क्रियाकलाप आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है जिसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नीले रंग का पदार्थ है और इस नीले रंग के पदार्थ में कील डाली जाती है। ये कील क्या है? ये कील फेरस है, लोहा है, और ये नीले रंग का जो पदार्थ है ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। तो जब फेरस की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो वह फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी आता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का होता है नीला रंग, ना कि फेरस सल्फेट का। तो जैसे कॉपर सल्फेट में फेरस की कील डाली जाती है तो फेरस कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और उस कील के ऊपर फेरस जमा हो जाता है, उस कील के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसके कारण वहां पर फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। यह है विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण। चलिए एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया का ही। फेरस ना होकर के वहां पर होता है अब की बार जिंक। जी हाँ, जिंक प्लस उसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ जब कराई जाती है तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। चूंकि जिंक भी कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए यहां पर जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। जी हाँ, एक और उदाहरण दे रखा है आपकी किताब में, 3 उदाहरण दे रखे हैं विस्थापन अभिक्रिया के, तीनों के तीनों उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा उदाहरण है जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या निर्माण होता है? लेड
क्लोराइड प्लस कॉपर अलग से प्राप्त हो जाता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो फेरस था, जो अपन ने इससे पहले वाली अभिक्रिया के अंदर देखा, उसकी जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से प्राप्त होता है। तो ये तीनों ही धातु फेरस, जिंक और लेड ये कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय है, इसलिए इसे विस्थापित कर देती है। अगर इससे कम सक्रिय कोई धातु होगी तो वो इसे विस्थापित नहीं कर पाएगी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। अगर आप इन्हें अभिक्रिया कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ या कॉपर क्लोराइड के साथ तो विस्थापित नहीं होगी। तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं जब कोई एक धातु या पदार्थ अपने से कम सक्रिय धातु या पदार्थ को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है और उसे विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई? आगे दूसरी जो रिएक्शन है जो इसके बाद आती है विस्थापन के बाद, वह आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है? द्विविस्थापन। अब देखो विस्थापन के अंदर केवल एक यौगिक विस्थापित हो रहा है, ओनली एक, ठीक है। ये हो रहा था विस्थापन के अंदर ए बी था, इसकी अभिक्रिया सी के साथ करा रहे थे तो सी विस्थापित हो गया, ये विस्थापन में था। द्विविस्थापन के अंदर दो यौगिकों का विस्थापन होगा, ध्यान से देखना, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो ये जो डी है ये किसके साथ जाएगा? ए के साथ, और सी किसके स्थान पर आ जाएगा? बी के साथ। तो द्विविस्थापन होगा, कैसे? ये बनेगा सी बी प्लस ए डी। समझ में आ गई बात? ये कहलाएगा द्विविस्थापन। इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। द्विविस्थापन के अंदर सोडियम सल्फेट NaSO4 आपकी बुक का उदाहरण है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? सोडियम जाता है क्लोराइड के साथ NaCl और बेरियम जाता है सल्फेट के साथ BaSO4। अभिक्रिया संतुलित जरूर कीजिएगा, मैंने दूसरे वीडियो के अंदर अभिक्रिया संतुलित करना भी सिखाया हुआ है। क्या होता है? कितने सोडियम में 2, कितने क्लोरीन में 2, आगे 2 लग जाएगा, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ये द्विविस्थापन का उदाहरण है बच्चों। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? परिभाषा लिख लेंगे आप। द्विविस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर अभिकारक, अभी अभिकारक क्या होते हैं पहले भी बताया था, तीर के निशान के लेफ्ट साइड जो होंगे वो अभिकारक होंगे, राइट साइड जो होंगे वो उत्पाद होंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है। आयनों के मध्य आदान प्रदान हो रहा है, सोडियम लेके भग रहा है क्लोरीन को, बेरियम भग रहा है सल्फेट के साथ, तो यह आदान प्रदान हो गया। इसने अपना धनावेश इसको दे दिया, इसने अपना धनावेश इसको दे दिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अगला दूसरी अभिक्रिया है आपकी उपचयन और अपचयन। देखना ध्यान से, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यस, उपचयन और अपचयन। उपचयन का एक नाम और होता है बच्चों, आक्सीकरण भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आक्सीकरण। तो इसको सारणी के माध्यम से समझा रहा हूं मैं। उपचयन और अपचयन, ठीक है। उपचयन को हम आक्सीकरण भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। आक्सीकरण, दो प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। अब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं 4 सिंबल लिख रहा हूं, इन चारों सिंबल को अगर आपने अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया तो समझ में आ जाएगा कि आक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। देखो, O प्लस, O माइनस, H माइनस, H प्लस। अब तुम पूछोगे कि सर ये O प्लस O माइनस H प्लस H माइनस क्या लिखा है? तो O4 विज्ञान में होता है ऑक्सीजन और H4 का मतलब होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। जैसे A4 एप्पल होता है ना, वैसे O4 ऑक्सीजन, H4 हाइड्रोजन, ये याद रख लेना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो 4 बातें याद रखना। जब किसी अणु, परमाणु, आयन
यौगिक में जब किसी अणु, परमाणु, आयन या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, O+ लिखा है मैंने, ऑक्सीजन का संयोग हो जाए तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी अणु, परमाणु, आयन या यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा सबको। इसके बाद अपचयन की परिभाषा उल्टा कर दो जस्ट। जब किसी अणु, परमाणु, आयन या यौगिक के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है। अगर आप इजीली इन 4 वर्डों को याद कर सकते हो, चाहो तो कोई भी 2 याद कर लो। अपचयन, अपचयन के अंदर ऑक्सीजन की कमी और उपचयन के अंदर ऑक्सीजन का संयोग। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग उसमें हाइड्रोजन की कमी, और जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी उसमें हाइड्रोजन का संयोग। उल्टा सिस्टम होता है, याद रखना। ठीक है, अब एक और अभिक्रिया है आपकी, इसका उदाहरण भी समझा देता हूं, देखो ध्यान से। C+O2 मिलके बना रहा है CO2। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण यानी उपचयन। क्यों? क्योंकि कार्बन में किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। याद करो पहली, वापस पेज नंबर पहला खोलो, आपकी किताब का पहले चैप्टर का पहला पेज। मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो बनता है Mg+O2 मिलके बनता है 2MgO। ये अभिक्रिया थी कि नहीं थी? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन तो है ही, 2 यौगिक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन तो है ही, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी यह उदाहरण है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। हाइड्रोजन का उदाहरण भी देख लो बच्चों, सॉरी अपचयन का। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। देखो कैसे होता है हाइड्रोजन का संयोग, CuO, इसकी अभिक्रिया कराओ हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? Cu + H2O, यानी CuO में से ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहां पे अकेला रह गया ना कॉपर, तो ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी का मतलब अपचयन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, इसने ऑक्सीजन को जोड़ लिया अपने साथ में, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हो गया, तो ये उपचयन। तो ये जो अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण की कमी और ऑक्सीजन का संयोग, अर्थात किसी तत्व, अणु, परमाणु, आयन के द्वारा ऑक्सीजन को त्यागा जाता है और किसी अन्य, उसी अभिक्रिया के अंदर किसी अन्य अणु, परमाणु, आयन द्वारा ऑक्सीजन का संयोग किया जाता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक ही अभिक्रिया में होती है, अपचयन भी और उपचयन भी, दोनों अगर एक के अंदर ही हो तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। 2 उदाहरण है आपकी किताब के अंदर रेडॉक्स के, वो और बता देता हूं, लिख लो फटाफट से। एक उदाहरण है आपकी किताब के अंदर Zn, जिंक ऑक्साइड प्लस इसकी अभिक्रिया कराई कार्बन के साथ तो बन गया Zn+CO। ठीक है, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहां पे क्या रह गया? ओनली जिंक, यानी क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? अपचयन। यहां पे कार्बन भाई अकेला है, कार्बन के साथ कौन आ गया यहां पर? ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग, और ऑक्सीजन के संयोग को क्या बोलते हैं? उपचयन। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रही है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और लिख लो, 3 उदाहरण तुम्हारी किताब में, तीनों के तीनों बता रहा हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को उदाहरण देख लो, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड का, MnO2 की अभिक्रिया करा रहे हैं 4 HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है ये। इसके अंदर क्या बता रहा है, क्या बन रहा है? MnCl2 बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 जल के अणु बन रहे हैं और 2 क्लोरीन बाहर निकल रहा है, यही है रिएक्शन। तो MnO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnCl2, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है साहब। ठीक है, और यहां पे जो HCl है उसमें से
क्या हो रहा है HCl के अंदर से, बताओ HCl के अंदर से, यहां पे देखो HCl के अंदर से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो हाइड्रोजन की कमी को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। पढ़ा था ना, उपचयन, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन की कमी तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का संयोग वो अपचयन होगा। तो ये तो हो गया अपचयन और ये हो गया उपचयन, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी होगी, अकेला रह गया Cl2, तो ये उपचयन हो गया। और ये पूरी अभिक्रिया किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ये हो गया आपका दूसरा अभिक्रिया का प्रकार हो गया, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। अब लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं आपके, एक विकृत गंधिता बची हुई है और एक संसारण बचा हुआ है। संसारण क्या होता है, संसारण के अंदर किसी भी जो कोई भी प्रकार की जो धातु होती है, किसी भी प्रकार की जो धातु होती है उसके ऊपर जो जंग लगता है उसे बेसिकली हम संसारण होना बोलते हैं। ठीक है, जंग लगना मतलब, जंग लगना क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है, धातु खराब हो जाती है। अच्छा, रामझारे से पानी पिया है ना आपने, तो जब रामझारे से पानी पीते हैं, तांबे का रामझारा होता है, उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, वो भी धातु का संसारण होता है। आप चांदी की चैन वगैरह, कड़ा वगैरह, कानों की बालियां पहनते हो चांदी की, वो काली हो जाती है, वो भी धातु का संसारण है। तो संसारण किसे कहते हैं, किसी भी धातु का ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल या नमी से अभिक्रिया करके उसका रंग बदल जाए, उसका रूप बदल जाए, उसका संसारण हो, खराब हो, तो वह संसारण कहलाता है। यह प्रक्रिया ही संसारण कहलाती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तीसरे चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं, याद कर लेना ये बात। संसारण किसे कहते हैं, बस अभी इतना सा याद रख लेना कि यदि कि कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो वह संसारित होना प्रारंभ हो जाती है, इसे ही संसारण कहते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, रोटी सब्जी आपके घर में बनती है, 2 दिन बाद बास मारने लग जाती है, क्यों, उनकी गंध के अंदर परिवर्तन हो गया, वो खराब हो गई वो चीजें। जितने भी वसायुक्त पदार्थ होते हैं, वसायुक्त यानी फैट जिनमें होता है, तेलीय जो पदार्थ होते हैं, वो अपनी गंध के अंदर परिवर्तन लेकर के आते हैं, जिसे बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचने के लिए ही हम जो जैसे चिप्स होते हैं, आपके बिस्किट के पैकेट होते हैं, ओरियो का पैकेट लेके आना कभी, उसमें हवा भरी रहती है। जितने भी चिप्स के पैकेट लाओगे, नमकीन के पैकेट लाओगे, सब में हवा भरी रहती है, सील टाइट आते हैं। क्यों, क्योंकि वो वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं। हाइड्रोजन बहुत सक्रिय गैस होती है, नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है, हाइड्रोजन अधिक सक्रिय गैस होती है, ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल के अंदर, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, उन पदार्थों को खराब कर देती है, इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। इससे बचने के लिए चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन क्या होती है, कम सक्रिय गैस होती है, अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करती है, इसलिए वह विकृत गंधिता यानी चीजों को खराब होने से, नष्ट होने से बचाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये पढ़ा, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा। दूसरे के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हमने, जिसके अंदर 2 प्रकार के हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा, दूसरा वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, और लास्ट पार्ट के अंदर जो चौथा पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर, इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन, और लास्ट के 2 छोटे टॉपिक संसारण और विकृत गंधिता। जल्दी हम इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके पास लेकर के आएंगे। लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी दोस्त आपके 10th क्लास के अंदर है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे, उनको फटाफट ये वीडियो शेयर कर दीजिए।